नमस्कार छात्र छात्राओं। आज की कक्षा हम जापान की ही अध्ययन जो हम कर रहे हैं द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर हम पहले यूनिट पर चल रहे हैं जिसमें हम जापान का गहन अध्ययन कर रहे हैं। अब जापान की इस अध्ययन में आज हम जो जानेंगे जापान के बिंदु वो है कृषि और खनिज। जापान के अध्ययन में जो महत्वपूर्ण चीज है वो वहाँ का उद्योग है, ना कि वहाँ के संसाधन। और ये मैं क्यों कहना चाहती हूँ, ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसका विकास उसकी मतलब संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसका विकास वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है, वहाँ की तकनीक पर निर्भर करता है, वहाँ के बंदरगाहों पर निर्भर करता है और वहाँ की लोगों की काम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ये दुनिया के उन बहुत कम देशों पर में से एक है जिसके पास बहुत ही कम संसाधन है, बहुत कम जमीन है, परंतु बहुत अधिक विकास है। अब हम बात करते हैं कि करके सबसे पहले हम कृषि की चर्चा करेंगे। कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो कुल जापान का 67% जो भाग है वह पहाड़ी है। अब 67% पहाड़ी की बात, 16% वहाँ पर मैदान बचते हैं और आप सोच सकते हैं कि 16% बहुत ही कम है, जबकि जापान खुद का भी क्षेत्रफल बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जापान के पास कृषि भूमि की बहुत अभाव है और इसको पूरा करने के लिए उसने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना प्रारंभ किया। टेरेस फार्मिंग करते हैं, गार्डन कृषि किचन गार्डन फार्मिंग करते हैं, बहुत सारे तरीकों से वो फार्मिंग करते हैं, मगर टेरेस गार्डन और सॉरी पहाड़ी ढालों पर खेत बनाकर जो सीढ़ीदार खेती करते हैं वो विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पहाड़ी ढालों का उपयोग किया जाता है क्योंकि मैदानों में पहले ही नगरीकरण और औद्योगिकरण का बहुत ज़्यादा दबाव है। वहाँ की जो मैदान है वहाँ पर नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जमीन का पहले ही बहुत अभाव देखा जाता है। दूसरा वो जो काम करते हैं उनमें महत्वपूर्ण है वो अपना जो ऊसर ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, पड़ती ज़मीन है, चारागाह की जो ज़मीन है, खारी ज़मीन है या तटीय इलाकों पे दलदली ज़मीन है, उस सबको उन्होंने कृषि योग्य बना लिया है। अपनी तकनीक के सहारे उन सभी ज़मीनों का उपयोग वो कृषि कार्य के लिए कर रहे हैं। ऐसा करके वो अपने लिए ज़मीन बढ़ाते जाते हैं। अब जो कृषि कार्य वो कर रहे हैं या जो कृषि कर रहे हैं, लगभग सभी प्रकार के फल, अनाज, दलहन, तिलहन वो लोग उगाते हैं। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो लोग उगाते हैं, जिसमें कम ज़मीन के अंदर, कम खेती की क्षेत्र के अंदर अधिक मुनाफा होता है, और वो है पुष्प। जापान में फूलों की खेती बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत विस्तृत रूप से की जाती है, क्योंकि फूल कम ज़मीन में उग पाते हैं और उससे अधिक आय हो पाती है। जापान में पुष्प सज्जा यानी फूलों को सजाकर गुलदस्ते बनाने की कला बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। जापान में कई सारे फूल उगते हैं क्योंकि ये समशीतोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है जो फूलों के उगने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जापान में कई सारे गुलदाउदी है, गुलाब है, कई प्रकार के फूल, ट्यूलिप्स भी वहाँ बहुत अच्छे से उगते हैं। कई सारे फूल उगते हैं और फूल की सज्जा जापान की विशेष परंपरा भी रही है और बहुत चर्चा में भी रहा है। वो बड़ी मात्रा में फूलों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। फूलों के बाद अगली चीज़ जो वो बहुत अच्छे से उगा रहे हैं वो है फल। फल पे शहतूत वहाँ का एक प्रमुख फल है जिसको वो बड़े पैमाने पर उगाते हैं। इसके अलावा सेब और कई सारे रसदार फल जैसे नारंगी, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, अनार, हर तरह का फल वहाँ पर उगाया जाता है और बड़े पैमाने पर लिया जाता है। इसके बाद वो अनाज की खेती भी करते हैं। पर यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि वहाँ जो अनाज उगता है वो उनकी आधी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। उनकी बची हुई आवश्यकता जो खाद्यान्न की है वो उन्हें इम्पोर्ट द्वारा पूरी करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट वो फूलों फलों का ही कर पाते हैं जो वो बहुत अच्छे से उगा पा रहे हैं। इसके बाद जो खेती के लिए समस्या तो हमने समझ ही ली है कि उनके पास ज़मीन ही नहीं है। अब ज़मीन नहीं है तो खेती कैसे होगी? जो कुछ ज़मीन उनके पास है उसी को वो खेती में जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं टेरेस फार्मिंग करके, और कम जनसंख्या ही है जो खेती में संलग्न है। 20% लोग भी वहाँ खेती कार्यों में संलग्न नहीं है। अधिकतर जनसंख्या जो है, पहले हमने देखा था 93% जनसंख्या नगरीय है, यानी नगरीय होने का मतलब वो औद्योगिक और तृतीय कार्यों में संलग्न है। तो यह एक वहाँ का महत्वपूर्ण फीचर है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ के खनिज। लगभग सभी प्रकार के लौह और अलोह खनिज वहाँ मिलते हैं। शक्ति के संसाधनों में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल वहाँ पर मिल रहा है। सोना, चांदी, तांबा और कई प्रकार के जो खनिज है, क्रोमाइट है, तांबा, जस्ता, सभी वहाँ पर मिलते हैं, परंतु उनकी जो मात्रा है वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती।
आप ये जानते हैं कि एक निर्यात प्रधान देश है जापान। निर्यात प्रधान मतलब अपने बनाए गए उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। ऐसे देशों को कच्चे माल की आवश्यकता अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी करने से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कच्चा माल लाते हैं और तैयार माल बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अधिकतम जो मांग है उसको आयात द्वारा पूरा करते हैं खनिजों की, और फिर अपना बची हुई चीज़ों जो बनाते हैं, परिष्कृत जो माल बनाते हैं, जो तैयार माल होता है, उसको अपने उन्नत बंदरगाहों से एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसलिए क्योंकि उनकी जो स्थिति बहुत अच्छी है। हमने पहले कई बार अपनी कक्षाओं में ये चर्चा की थी कि जापान की जो स्थिति है वो बहुत ही की पोजीशन है। उसकी एशिया से निकटता तो है ही, पूर्वी एशिया से उसकी पूरी निकटता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया से उसकी निकटता है। साथ ही प्रशांत महासागर की वजह से वो सीधा पश्चिमी जो तट है संयुक्त राज्य अमेरिका का उससे जुड़ जाता है, और वो स्वेज नहर से यूरोप से भी जुड़ जाता है। तो दो चीज़ें तो उसके बहुत पास है, पहला तो अमेरिका और दूसरा एशिया। तो वो अपनी जो बिक्री है तैयार माल की वो आसानी से कर पाता है। साथ ही वो अपने जो कच्चा माल है वो हर देश से बहुत आसानी से मंगा लेता है। उन्नत बंदरगाह है, उन्नत वहाँ की सड़क व्यवस्था है, रेलों की व्यवस्था है, तो उसको आने जाने में सामान की कोई समस्या नहीं आती। इवन उसके लिए अपने देश के अंदर से एक भाग से दूसरे भाग में सामान मंगाना मुश्किल होता है, बजाय कि उसको इम्पोर्ट कर लेने के लिए, क्योंकि इम्पोर्ट करना सस्ता पड़ता है। आप जानते हैं कि सबसे सस्ता यातायात अगर कोई साधन है तो वो जल है। जल में हम जो आपको एनर्जी है उसकी सेविंग होती है, और बड़ी दूरी का सफ़र भी आप कम एनर्जी के साथ और बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन आप कर पाते हैं। तो जापान बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, बड़ी मात्रा में खनिजों का इंपोर्ट करता है, और फिर वो तैयार माल बनाकर उसको उन्हीं बंदरगाहों से एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उसके सारे औद्योगिक जो केंद्र है वो बंदरगाहों पर ही स्थित है। तो जब बंदरगाह पे कोई चीज़ अनलोड होती है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा सड़क द्वारा उस औद्योगिक क्षेत्र तक ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सीधा वहीं पास में औद्योगिक केंद्र है तो सड़क पे यातायात का खर्चा बचता है, और फिर उस पर तैयार माल को सीधा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसको काफ़ी मुनाफा होता है। ये बात ध्यान देने की है कि जापान के अंदर जो भी औद्योगिक तैयार माल तैयार किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जैसे कि हम चाइनीज़ माल के लिए कहते हैं कि वो सस्ता होता है, टिकाऊ नहीं होता है, वो सिर्फ दिखने में अच्छा होता है, चलने में अच्छा नहीं होता। परंतु जापानी माल न केवल दिखता अच्छा है बल्कि वह चलने में भी बहुत टिकाऊ होता है और बहुत ही बेहतर होता है कई देशों से। तो यूरोप में जापानी माल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अमेरिका में जापानी माल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जापान का टैग यानी ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है कि अगर कोई चीज़ पर मेड इन जापान लग लिखा है, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगी। वो हर तरीके से सारे जो मापदंड हैं जो अमेरिका और यूरोप के देश तय करते हैं या जिसका पालन करते हैं, उन मापदंडों पर खरा उतरता है। तो मध्य पूर्व के देश हुए, यूरोप के देश हुए और अमेरिका हुआ, बड़े पैमाने पर माल को वहाँ से ला रहे हैं, और बड़े पैमाने में नोकिया जैसे जो कंपनी है, हम जानते हैं फ़ोन के नाम पर अगर हम फ़ोन की बात करते हैं तो हम नोकिया की बात करते हैं, और नोकिया जापान की टेक्नोलॉजी है। ऐसी कई सारी गाड़ियों के अंदर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उसका की एरिया है। की एरिया मतलब वहाँ उसके कोई मुकाबला नहीं कर सकता जापान का। गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान की कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। न केवल तकनीकी रूप से वो माल परिष्कृत होता है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। जापानी लोग गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं करते, उनके माल में हमेशा गुणवत्ता बहुत ऊपर रहती है। कार्य की गुणवत्ता उनके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य है जिसका वो पालन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि जापान संसाधनों की दृष्टि से विपन्न राष्ट्र होते हुए भी, शक्ति के संसाधन में भी अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल वहाँ पर सिर्फ 10% अपनी आवश्यकता को खुद पूरा कर पाते हैं, 90% आयात पर निर्भर है। कोयला भी बहुत कम और घटिया क्वालिटी का मिलता है। शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत ही उनके पास एक उपाय रह जाता है, और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर कुछ खनिज उनके पास है और कुछ वो आयात करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी और जल विद्युत द्वारा ही अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी जापान विश्व के अधिकतम आय रखने वाले देशों में से एक है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है और बड़े पैमाने पर वो कार्यों में संलग्न है।